फ्रेंड्स, SLP ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म। धातु कर्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। धातु कर्म पढ़ने से पहले हम देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल जानने के लिए जनरली मेटल्स क्या होते हैं। मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी होती है और ये क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सभी मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर सोडियम की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सोडियम आयन बना सकता है। आयरन की बात करूं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Fe2+ यानी फेरस, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Fe3+ यानी फेरिक बना सकता है। धातुओं की गुड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। एक तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो मैंने नहीं बताया है। जनरली उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना जो भी रहता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा होता है स्टेट यानी कि अवस्था। तो जनरली मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। मरकरी और सीजियम जो हैं ऐसे मेटल हैं जो कि जनरली कैसे होते हैं, तो ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। देन सरफेस लस्टर यानी कि पृष्ठीय चमक। तो पृष्ठीय चमक की बात करें हम तो जनरली मेटल्स का जो सरफेस रहता है उसमें चमक होती है। ऐसे मेटल्स जिनके सरफेस में ऑक्साइड बनता है उन मेटल्स में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन जनरली मेटल्स के सरफेस में चमक होती है। नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व की हम बात करें तो क्षारीय धातुओं के घनत्व जनरली उच्च होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इनके घनत्व कम होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक में जनरली धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, उच्च होता है। कुछ इसमें भी एक्सेप्शनल है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता, यानी कि धातुओं को जनरली हम क्या करते हैं, टूट पीट के मतलब उनको एक दूसरे शेप में हम ढाल सकते हैं पीट के। इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी यानी कि उनमें फैलाव हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल में है यानी कि अपवाद है। सोडियम, पोटेशियम, मरकरी। सोडियम जनरली अब बहुत जल्दी टूट जाता है, ये कट जाता है अगर आप इसको तोड़ना चाहो तो फिर इसको आप अगर तोड़ोगे तो इसमें कोई फैलाव या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये टूट जाएगा। वैसे ही पोटेशियम और मरकरी है। नेक्स्ट है तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। तन्यता का मतलब जितना ज़्यादा वो उसको खींचा जा सकता है, यानी कि मेटल से जो हम पतले पतले तार बना सकते हैं वो इसकी डक्टिलिटी यानी तन्यता वाली प्रॉपर्टी के कारण है। नेक्स्ट है चालकता। चालकता कंडक्टिविटी। मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी भी मेटल के कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट है मिश्र धातु यानी कि एलॉय। मेटल्स क्या कर सकता है, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ जुड़ के क्या बना सकता है, मिश्र धातु बना सकता है, या इसी को हम कहेंगे एलॉय। नेक्स्ट है विद्युत धनी प्रकृति। विद्युत धनी प्रकृति, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मैंने अभी कहा मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और क्या बना लेता है, कैटायन। ये कैटायन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक प्रकृति, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही इसके रिड्यूसिंग नेचर को शो करता है। जनरली मेटल्स क्या शो करते हैं, अपचायक प्रकृति यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं के, ये अभी तक हमने जो देखा वो फिजिकल प्रॉपर्टी थी। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखें तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये ऑक्साइड बनाता है। अगर लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये लिथियम मोनो ऑक्साइड बनाता है। अगर सोडियम के साथ करता है तो सोडियम परऑक्साइड बनाता है। सोडियम के बाद जो हमारा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जनरली सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। KO2 RbO2, रुबिडियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है, सुपर ऑक्साइड है।
अगर कॉपर रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन, अगर डाईहाइड्रोजन से करें तो ये हाइड्राइड बनाएगा, हाइड्राइड फॉर्म करेगा। अगर सोडियम के साथ करेगा तो सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम के साथ पोटेशियम हाइड्राइड और कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस बनाता है। अगर सोडियम के साथ किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जनरली ये क्षार बनाता है, इसलिए हम इसे क्षारीय धातुएं भी कहते हैं। नेक्स्ट है आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड। रिएक्शन विथ क्लोरीन, अगर क्लोरीन जरूरी नहीं, रिएक्शन विथ हेलोजन भी कह सकते हैं। अगर हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है तो जनरली हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये हैलाइड बनाते हैं। अगर क्लोरीन के साथ किया तो क्लोराइड और अगर ब्रोमीन के साथ किया तो ब्रोमाइड। नेचर और बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से होता है तब भी क्या बनता है, बेस बनता है, तब हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के साथ भी, कैल्शियम ऑक्साइड भी वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एम्फोटेरिक नेचर, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। एम्फोटेरिक नेचर यानी कि वो आपको एग्जाम्पल में दे देगा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। तो एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, व्हेन ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, जो दोनों से रिएक्ट कर रहा है वही हमारा एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। तो एम्फोटेरिक नेचर कौन कौन शो करता है, जिंक ऑक्साइड करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड करता है और लेड ऑक्साइड करता है, जो कि एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एक एग्जाम्पल जिंक को यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि जिंक अगर HCl से रिएक्ट करे तो ये क्या बना सकता है, HCl क्या एसिड है, यानी एसिड से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना सकता है। और अगर ये बेस से रिएक्ट कर दे तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया है, शायद रेलवे के एग्जाम में है, शायद ये क्वेश्चन आया था कि अगर जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट। तो दोनों से ये कर लिया, एसिड और बेस से। रिएक्शन विथ एसिड, अगर जिंक एसिड से रिएक्ट करता है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन मॉडरेट हैं और कौन लीस्ट रिएक्टिव है, ये देखेंगे हम। तो एक ट्रिक जो मुझे मिला, मुझे अच्छा लगा ये, इसलिए मैंने शेयर किया है। ट्रिक दिया हुआ है यहाँ पे, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। यहाँ पे जो ऊपर दिया है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं लिस्ट रिएक्टिव मेटल की ओर जाते हैं। तो कौन कौन से मेटल जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लिस्ट रिएक्टिव आते जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल में क्या कि जनरली मेटल्स कैसे मिलते हैं, तो मेटल दो फॉर्म में मिल सकते हैं, एक तो फ्री स्टेट में और दूसरा कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में कौन मेटल्स मिल सकते हैं, जो लेस रिएक्टिव, जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो फ्री फॉर्म में मिल सकते हैं। और कंबाइंड फॉर्म में कौन मिल सकता है, जो हाईली रिएक्टिव है, जो जनरली किसी से भी रिएक्ट कर सकते हैं, वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो हम इसको देखते हैं, दो तरह से मिल सकता है, एक तो खनिज यानी मिनरल्स के फॉर्म में और दूसरा ओर यानी अयस्क के फॉर्म में। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है और जिनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज कहलाते हैं। या फिर जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो खनन से मिलते हैं उसे हम खनिज यानी कि मिनरल्स कहते हैं। दूसरा है ओर, तो ऐसे खनिज या फिर ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल का अमाउंट ज़्यादा हो और इम्प्योरिटीज़ कम हो, उसे हम ओर कहते हैं। तो सभी खनिज यानी सभी मिनरल्स ओर हो सकते हैं? नहीं, सभी और मिनरल्स हो सकते हैं लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते, क्योंकि और किससे बन रहा है, मिनरल से बन रहा है, मिनरल्स और से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये नोट याद रखना कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते।
नेक्स्ट देखते हैं कुछ मेटल्स, उसके और उसका फॉर्मूला। एल्यूमिनियम का यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्साइट और कोरंडम, उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। हाँ, यहाँ पे नोट करने लायक चीज़ ये है कि ये जो आयरन पायराइट है, ये जो फॉर्मूला है, इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, यानी मूर्खों का सोना। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फूल्स गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर के कौन कौन से हो सकते हैं ओर्स? कॉपर पायराइट हो सकता है, मेलाकाइट हो सकता है, क्यूप्राइट हो सकता है, कॉपर ग्लास हो सकता है। जिंक का कौन कौन सा होता है? जिंक ब्लेंडे या स्फेलेराइट, कैलामाइन, जिंकाइट। टीन का कैसेट्राइट, मैग्नीशियम का डोलोमाइट। यहाँ से आप ओर्स के नेम, मेटल एंड फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटलर्जी। तो अब देखते हैं फाइनली, जब हमने जान लिया मेटल क्या है, तो अब देखेंगे मेटलर्जी। अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, हमको ये तो पता चल ही गया कि मिनरल्स क्या है, पता चल गया जो भी आप खनन कर रहे हैं, जो खनिज निकल रहे हो मिनरल्स, अब वो तो इम्प्योर फॉर्म में भी है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी। अब वहाँ से मेटल कैसे निकालेंगे? वो तो एक प्रोसीजर होगा और उसी प्रोसीजर का नाम होगा मेटलर्जी। अब मेटलर्जी यानी कि उस मिनरल से, उस मिनरल में ओर्स हैं, उस ओर्स से अगर मुझे मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो 3 स्टेप दिए हैं इसके लिए। फर्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। दूसरा, धातु का निष्कर्षण। और तीसरा, धातु का शुद्धिकरण। सबसे पहले तो हम उस इम्प्योर ओर से इम्प्योरिटी अलग करेंगे और जो भी ओर्स हैं हमारे वो अलग करेंगे। सेकेंड, हम उससे और मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मेटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स फर्स्ट स्टेप में ही देखते हैं। कुछ प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का। सबसे पहले दिया है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। सेकंड, चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। थर्ड, झाग उत्प्लावन विधि यानी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इन प्रोसेस को थोड़ा डीपली देख लेते हैं। इन प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो पहले दिया है गुरुत्व पृथक्करण विधि यानी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। कब हम इसका यूज कर सकते हैं? जब हमारा ओर में जो ओर मतलब मेटल और जो इम्प्यूरिटी है उनके डेंसिटी में अगर डिफरेंस हो, यानी उनके घनत्व में अगर अंतर हो, तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। फिर दिया है कार्बोनेट और तथा ऑक्साइड गैस के कॉन्सेंट्रेशन के लिए जनरल इस मेथड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में दिया है हेमेटाइट गैस का सांद्रण इसी विधि से करते हैं। डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं, एक तो अधिक घनत्व वाले गैस के कण और पानी। तो जिसका घनत्व ज़्यादा है, मान लो मेटल का घनत्व ज़्यादा है, तो वो नीचे बैठ जाएगा और इम्प्यूरिटीज जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या आएगी? ऊपर आ जाएगी। जिसका घनत्व कम है तो ऊपर आने वाले इम्प्यूरिटी को हम आसानी से अलग कर सकते हैं और नीचे आने वाले मेटल को अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण विधि। नाम से ही पता चल रहा है हम इसको किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अयस्क में या तो अयस्क हो या इम्प्यूरिटी हो, दोनों में से अगर कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला हो तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है टीन के अयस्क में कुछ मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज़ होती है, उसे अलग करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम आयरन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आयरन कैसा है? मैग्नेटिक नेचर रखता है। तो जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज़ है उसको अलग करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे भी डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें ये जो बेल्ट लगा है ये कैसा है? मैग्नेटिक है। अब मैग्नेटिक है, अब यहाँ से मैं और यानी कि अयस्क डाल रही हूँ तो जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा वो इसमें आ जाएगा और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो अलग हो जाएगा। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, झाग उत्प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे तो इम्पॉर्टेंट लगता ही है, आई होप आप लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का जनरली यूज़ करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज़ किसके लिए करते हैं? सल्फाइड ओर के लिए, याद रखना, सल्फाइड ओर के लिए ओनली।
तो सल्फाइड ओर की जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को मैं डायग्राम से थोड़ा बता दूं। डायग्राम से बताने से पहले कुछ बता दूं। कलेक्टर यानी संग्राही के रूप में हम चीड़ का तेल या जैंथेड या वसा यूज़ कर सकते हैं। फिन स्थायी कारक यानी फ्रो स्टेबलाइजर के रूप में क्रिशॉन या फिर एनिलीन का यूज़ कर सकते हैं, क्रिशॉल होगा। फिर देखते हैं, ये डायग्राम है इसका। जनरली हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या ले लिया, मैंने कहा चीड़ का तेल जो कि यहाँ पे संग्राही यानी कलेक्टर के फॉर्म में, और इसमें ले लेते हैं हम स्टेबलाइज़र, यानी कि हम जनरली देखते हैं अगर झाग बना है तो वो ज़्यादा देर रहता नहीं है, तो उस झाग को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थायी करने के लिए हम इसमें कुछ स्थायी कारक यानी कि स्टेबलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं, क्रिशॉल या एनिलीन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें है क्या क्या, वाटर है, ओर है, और जो हमारा चीड़ का तेल या फिर वसा जो भी हम वो यूज़ करें, ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद ऊपर से हम एक ये विडोलक की तरह है जिसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। जब हम इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे झाग बनेगा। तो झाग बनेगा, वो झाग क्या रहता है, वो ऑयल से अटैच्ड रहता है, और जो इम्प्यूरिटीज़ रहती है वो वाटर से अटैच्ड होती है। तो इम्प्यूरिटीज़ नीचे बैठ जाती है और जो मेरा मेटल है वो इस झाग के फॉर्म में, जो ओर है मेटल का, वो झाग के फॉर्म में ऊपर आ जाता है, जिसको हम आसानी से अलग कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमारा आ गया। फिर इसे हम सुखा के आगे मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैंने कहा सल्फाइड ओर के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सल्फाइड ओर हो तब क्या होगा। तो अगर 2 सल्फाइड ओर हो और किसी एक को मुझे अलग करना है, तब हम वहाँ पे डिप्रेजेंट यानी कि अवनमक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सोडियम साइनाइड जो है अवनमक का काम करती है। जो 2 सल्फाइड अगर जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को फेने, मतलब ऊपर जो झाग बन रहा है उसमें नहीं आने देती, पीबीएस को आने देती है, नीचे बैठ जाता है, ये ऊपर। इस तरह इन दोनों सल्फाइड में से एक सल्फाइड अलग हो जाता है और दूसरा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, मैंने बताया 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर यानी है इसका सांद्रण। 3 स्टेप, चुंबकीय, गुरुत्वीय और फ्रोथ फ्लोटेशन। अब दूसरा प्रोसेस है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि सांद्रित अयस्क से हमको अब धातु निकालना है। तो ये 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करेंगे जो भी हमारा ओर है उसे, और दूसरा ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर सकते हैं। देखते हैं ऑक्साइड में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो जो भी हमारा ओर है, जो भी अयस्क है, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो 2 प्रोसीजर है इसके लिए। एक होता है कैल्सिनेशन और दूसरा होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन यानी निस्तापन में एक आसान तरीका बताती हूँ। कैल्सिनेशन सी से स्टार्ट हो रहा है, कार्बोनेट भी सी से स्टार्ट हो रहा है, सी याद रखना। कार्बोनेट के लिए क्या करते हैं हम, ये तो हाइड्रोक्साइड है। कार्बोनेट के लिए जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज़ में क्या करते हैं, यहाँ पे खुद ही CO3 है, मतलब ऑक्सीजन का तो थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ मिल ही जाएगा। तो यहाँ के ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होता और ना ही तो इसे हीट करना पड़ता ज़्यादा। ये खुद ही डिकम्पोज हो जाता है किसमें, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह कार्बोनेट टूट के क्या दे रहा है, मेटल ऑक्साइड दे रहा है। जबकि रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में इसे एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, जिंक ऑक्साइड नहीं है, ये जिंक सल्फाइड है। आप यहाँ पे वो कर लेना करेक्शन। जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। वैसे ही लेड सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा, SO2 रिमूव होगा। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्साइड बनाएगा कौन, सल्फाइड, वो कहलाएगा रोस्टिंग। स्लैग, धातुमल। धातुमल जनरली अगर कॉपर सल्फाइड के अयस्क से हमको कॉपर निकालना है तो
जब हम कॉपर निकालते हैं और उसमें मान लो कुछ अमाउंट में आयरन की इम्प्योरिटी है, तो उसे दूर करने के लिए हम उसमें सिलिका मिला देते हैं, सिलिका SiO2 मिला देते हैं। तो ये सिलिका आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट बना लेती है, जो कि एक धातुमल है। धातुमल बना के वो निकल जाती है, ठीक है। और जो कॉपर बचा है वो कॉपर आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर मेड बना लेता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने बता दिया कि अगर मान लो आयरन सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट आता है तो वो क्या है, स्लैग है, धातुमल। धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अब ऑक्साइड तो बना लिए हैं, अब ऑक्साइड बनाने के बाद हम उसका अपचयन कराएंगे। तो अपचयन कराने के भी दो प्रोसेस हैं, एक तो कार्बन से अपचयन करा सकते हैं और दूसरा रासायनिक प्रोसेस है। जब कार्बन से अपचयन कराएंगे तो ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और हमारा मेटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बच जाएगा मेटल। नेक्स्ट है रासायनिक मेथड। रासायनिक मेथड में हम क्या करेंगे, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव देखेंगे। तो मोर रिएक्टिव जो है अपने से कम रिएक्टिव मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर मतलब इजीली रिमूव कर सकता है। तो कॉपर सल्फेट और आयरन करते हैं, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। वैसी जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड में हम देखते हैं सबसे पहले फिजिकल मेथड देख लेते हैं। तो फिजिकल मेथड में क्या है, द्रवण यानी लिक्विफिकेशन। तो ऐसी धातुएं जो इजीली मेल्ट हो सकती हैं, जैसे टीन है, लेड है, ठीक है, उसके लिए हम ढलान वाली एक भट्टी यूज़ करते हैं, गर्म करते हैं, जिसमें धातु पिघल के नीचे बह जाता है और इम्प्यूरिटी वहीं रह जाती है। इस तरह हम दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। प्योर मेटल निकल गया आपका और इम्प्यूरिटी वहीं बच जाएगी। सेकेंड दिया है मंडल परिष्करण यानी जोन रिफाइनिंग। ये भी मुझे लगता है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब जोन रिफाइनिंग को थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा मॉन्ड प्रोसेस बता दो। तो मॉन्ड प्रोसेस क्या होता है, मॉन्ड प्रोसेस में इम्प्योर निकल यानी अशुद्ध निकल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके टेट्रा कार्बोनिल निकल बनाता है और इस टेट्रा कार्बोनिल निकल को जब हम हिट करते हैं तो हमको प्योर निकल मिलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉन्ड प्रोसेस। अब देखते हैं हम, मैंने कहा जोन रिफाइनिंग को समझाती हूँ। तो जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, क्लियर नहीं है डायग्राम यहाँ पे। जोन रिफाइनिंग में जनरली यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये रॉड होता है आपके मेटल का, जिसको आपको प्यूरिफाई करना है। ये मेटल का रॉड है और ये हीटर है। ये हीटर घूम रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको हम क्या कर रहे हैं इसमें मेटल में। तो जब ये हीटर घूमता है तो जो प्योर मेटल है वो मोल्टन जोन में आ जाता है, ठीक है। और जो इम्प्योर मेटल है वो इधर सॉलिडिफाई हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इम्प्योरिटी इधर इकट्ठी हो जाती है। तो और प्योर मेटल इधर आ जाता है। तो ये जो इम्प्योरिटी वाला जोन है, इस इम्प्योरिटी वाले जोन को हम क्या करते हैं, काट के अलग कर लेते हैं। तो हमको प्योर मेटल इधर मिल जाता है, इम्प्योर मेटल अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जर्कोनियम या टाइटेनियम शोधन के लिए वॉन आर्कल मेथड। अगर हम जिरकोनियम या टाइटेनियम की बात करें तो जिरकोनियम या टाइटेनियम के रिफाइनिंग के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वॉन आर्कल मेथड। तो वॉन आर्कल मेथड क्या करता है, आयोडीन से जिरकोनियम या टाइटेनियम आयोडीन से रिएक्ट करेगा और एक कंपाउंड बना लेगा जिरकोनियम आयोडाइड, एक अनस्टेबल कंपाउंड जिरकोनियम आयोडाइड, जिसको हिट करने पे जिरकोनियम अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं, जनरली मेटल के ही प्योर कंपाउंड को एनोड, इम्प्योर को कैथोड, इस तरह यूज़ करेंगे। इम्प्योर को एनोड, जो अशुद्ध धातु है उसको एनोड बनाएंगे और जो शुद्ध धातु है उसे कैथोड बनाएंगे और एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी मेटल के सॉल्ट से। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं, जहाँ पे
अशुद्ध धातु यानी कि अशुद्ध कॉपर को एनोड के रूप में और शुद्ध कॉपर को कैथोड के रूप में यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। तो एनोड में क्या होता है, एनोड में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और कॉपर 2+ बनता है, जबकि कैथोड में जो प्योर कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, कॉपर 2+ में इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है मेरा, ये कैथोड है कॉपर का ही और ये एनोड है, ये प्योर कॉपर है। कैथोड कैसा है, प्योर कॉपर शुद्ध, और एनोड कैसा है, इम्प्योर कॉपर यानी अशुद्ध। हम इसके लिए यूज़ किसका किए हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज़ किए हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कॉपर आयन टूटेगा। अब कॉपर आयन किस में टूटेगा, तो कॉपर आयन 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ये कॉपर 2+ आयन जाएगा कैथोड में और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में, जो कि एक प्योर मेटल है। ठीक है, इस तरह। और जो इम्प्यूरिटीज़ है वो यहाँ पे बना लेती है, इम्प्यूरिटी जो है एनोड मड कहलाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे गोल्ड प्लेटिनम का भी वो रहता है मिक्सचर। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ जो लिखा है उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, द एनोड इज इम्प्योर कॉपर, whereas the cathode is a strip of pure copper. On passing electric charge, pure copper is deposited on cathode. प्योर कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कॉपर के प्यूरिफिकेशन में किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमको प्योर मेटल कहाँ मिलता है, एनोड में कि कैथोड में, तो कहाँ मिलता है, कैथोड में। अब मैंने जितना चीज़ समझाया है अपने वीडियो में उसको अगर मैं ब्रीफ में समझाना चाहूँ तो इस फ्लो चार्ट से समझा सकती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा खनिज यानी मिनरल्स, दूसरा कहा अयस्क, अयस्क क्या, जिसमें हाई अमाउंट में मेटल प्रेजेंट हो। अब अयस्क मिला तो अयस्क का हमने सांद्रण किया। अयस्क के सांद्रण के लिए 3 प्रोसेस थे। कौन कौन से प्रोसेस थे, अयस्क का सांद्रण के 3 प्रोसेस आप देख चुके थे, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और फ्लोटेशन। सांद्रण होने के बाद जो हमारे मेटल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, कुछ हाई रिएक्टिव हो सकते हैं, कुछ मीडियम और कुछ लो रिएक्टिव हो सकते हैं। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं वो मोल्टन फॉर्म में यानी गलित फॉर्म में होंगे। ठीक, तो उसका हम क्या करते हैं, जो गलित फॉर्म में हो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जैसे अभी कॉपर सल्फेट का किए, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमको प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, ये प्रोसेस देख लिया। सेकंड है जो मीडियम रिएक्टिव धातुएं हैं उनके वो क्या बनाते हैं, वो कार्बोनेट गैस के रूप में हो सकता है, सल्फाइड गैस के रूप में हो सकता है। कार्बोनेट को, जो कार्बोनेट का ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन करेंगे, निस्तापन, और सल्फाइड ओर को भर्जन करेंगे। अब ऑक्साइड मिल गया। अब जो ऑक्साइड मिला है उस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, अपचयन कराएंगे। अपचयन कराने पे हमको धातु मिल जाएगा। तो अपचयन भी मैंने बताया, या तो कार्बन से कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से करा सकते हैं, या दूसरे केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो सकता है। अब मेटल मिलने के बाद उस मेटल का प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन के लिए भी हमने देख लिया, जोन रिफाइनिंग है, वान आर्कल है, मॉन्ड प्रोसेस है। ठीक है, ये सभी प्यूरिफिकेशन के लिए हो गया। नेक्स्ट है लो रिएक्टिव मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स में वो किस फॉर्म में रहेंगे, सल्फाइड के। अब सल्फाइड में जो भी रहेगा तो सल्फाइड को सबसे पहले तो हम रोस्टिंग करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, धातु में कन्वर्ट होगा मेटल में, और उस मेटल का प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये ब्रीफ में था। एक बार और बता रही हूँ, मेटल्स जो ओर है, ओर को हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन किया, यानी कि इसकी इम्प्यूरिटी को अलग किया। अब जो कॉन्सेंट्रेट ओर मिला है वो सल्फाइड कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है या गलित अवस्था में हो सकता है। तो सल्फाइड अगर है तो कार्बोनेट अगर है तो उन दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, सल्फाइड को रोस्टिंग से यानी भर्जन से, और कार्बोनेट को कैल्सिनेशन यानी निस्तापन से ऑक्साइड में। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद ऑक्साइड का अपचयन, और ऑक्साइड के अपचयन से मेटल मिलेगा,
धातु और उस धातु का हम प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। आज मैंने प्रोसेस बताया कि कैसे किसी मेटल को ओर से यानी अयस्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आयरन का एक्सट्रैक्शन देखेंगे, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन देखेंगे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन देखेंगे।